डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ कमियां हो उसके लिए आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कुछ इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, बच्चों को जोड़िए, बच्चों का भी सहयोग करिए, हमारा भी सहयोग करिए। बच्चों को मोबाइल जो है प्रोवाइड कराइए ताकि जो है हम लोग जो भी कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं वो बच्चे पढ़ सकें। तो हम लोग अभी पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण। क्या पढ़ रहे थे? दो चरवाहे रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक इसी को रेखी भी कहा जाता है बच्चे। रेखी समीकरण इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ा कि इक्वेशन किसे कहते हैं। ये सब पिछली क्लास में हमने पढ़े हैं। यानी समीकरण किसे कहा जाता है उसके बारे में मैंने बताया। फिर मैं बताया क्या कि एक चरवाहा रैखिक समीकरण क्या होता है, यानी एक चरवाहा रैखिक समीकरण किसे कहते हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा कि एक चरवाहा रैखिक समीकरण को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसको पढ़ा। और सॉल्व करने के लिए मैंने 3 मेथड बताया। पहला मेथड क्या बताया? ट्रायल एंड एरर मेथड बताया, यानी प्रयत्न और त्रुटि विधि बताया। और दूसरा मेथड में क्या बताया? ट्रांसपोज मेथड, यानी पक्षांतर विधि से हम लोग जो है एक चरवाहे रैखिक समीकरण को, यानी वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग सीखा। पक्षांतर विधि में बताया बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। उसी के माध्यम से हम लोग जो है जितने एक चरवाहे रैखिक समीकरण होते हैं वो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा कि एक चरवाहे रैखिक समीकरण को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स कैसे सॉल्व करते हैं। यानी तीसरा मेथड क्या बताया था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी बीजगुणन विधि। इसको हम लोग बीजगुणन विधि कहते हैं। एक चरवाहे रैखिक समीकरण को बीजगुणन विधि से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो सब हम पिछली क्लास में आप लोगों को बताए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो उस क्लास को जो है एक बार दो बार और देखिए, तो आप लोग जरूर जो कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े थे कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण हम लोग पढ़े थे। दो चरवाहे रैखिक समीकरण के बारे में मैंने क्या बताया था कि ऐसा समीकरण यानी ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें दो चर प्रयोग किए गए हों और उन चरों की जो मैक्सिमम पावर हो, यानी उन चरों की मैक्सिमम जो घात हो, अधिकतम जो घात हो कितनी हो? एक हो। तो उस समीकरण को हम क्या कहते हैं? एक चरवाहा रैखिक समीकरण। दो चरवाहा रैखिक समीकरण। फिर से एक बार समझ लीजिए। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयोग किए गए हों और दोनों चरों की जो मैक्सिमम पावर हो एक हो, यानी उन चरों की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। तो उस समीकरण हम क्या कहते हैं? दो चरवाहा रैखिक समीकरण। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया था, चाहे जो एग्जांपल आप ले लीजिए, x + y = जैसे 4 है, x + y = जैसे 4 है, यही इक्वेशन आप ले लीजिए। तो इसको देखिए, क्या ये दो चरवाहा रैखिक समीकरण है कि नहीं है? दो चरवाहे रैखिक समीकरण होने के लिए मैं बता रहा हूँ कंडीशन क्या होनी चाहिए। कोई ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसमें दो चर प्रयोग किए गए हों। दो चर प्रयोग किया गया है और जो दो चर प्रयोग किए गए हैं उन चरों की जो है मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। यानी इन चरों की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बच्चे? एक होनी चाहिए। तो जैसे देखिए यस घात कितनी है, कुछ नहीं लिखा गया है, तो हम क्या मान चलेंगे? एक घात है इसकी, यानी इसकी अधिकतम घात कितनी? एक है। उसी तरह जो y जो चर है उसकी घात कुछ नहीं लिखा गया है, तो हम क्या मान चलेंगे? इसकी घात कितनी है? एक है। यानी जो दोनों चर प्रयोग किए गए हैं इनकी अधिकतम घातें कितनी है? एक है। इसलिए क्या है? ये दो चरवाहा रैखिक समीकरण है। दो चर प्रयोग किए गए हैं, दोनों चरों की अधिकतम घातें कितनी है? एक एक है। तो इसलिए क्या है? ये दो चरवाहा रैखिक समीकरण है। एक एग्जाम्पल से हम आप लोगों को बताया था। तो आज ही जो है हम लोग आपके बुक के माध्यम से हम उसको और जो है आगे बढ़ते हैं।
कि अभी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, दो चरवाहे रैखिक समीकरण और क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग जो है आपकी बुक के माध्यम से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आइए जैसे बुक में देखिए आप सब। जैसे देखिए हम लोग एनसीईआरटी वाली बुक लेकर चल रहे हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे हैं। ये बुक आप जो है ले लीजिए, जैसे यही बुक है, ये बुक आपके पास होगी एनसीईआरटी बुक, और नहीं है इस बुक आप ले लीजिए, बहुत महंगी नहीं होगी। इसको मैं देख ले रहा हूँ कितनी बुक है ये, इस बुक खरीद लीजिए। हाँ जैसे 155 रुपये की है ये बुक, इस बुक को आप लोग मैनेज करके ख़रीद लीजिए। ये एनसीईआरटी बुक हम पढ़ाएंगे, इसके साथ साथ और कौन बुक है, जैसे देखिए ये यूपी बोर्ड जो सरकारी जो बुक है ये जो एनसीईआरटी बुक है वही सेम ये भी है, दोनों कोई डिफरेंट नहीं है। तो अगर एनसीईआरटी नहीं लिए हैं तो इसको आप रख लीजिए, अगर इसको लिए हैं तो एनसीईआरटी को जो है बहुत ज़रूरत नहीं है। यानी कहने के सेंस यहाँ पर ये दोनों बुकों में से एक बुक रहना ज़रूरी है। अगर दोनों आप ले रहे हैं तो और अच्छी बात है, दोनों बुक ले रहे हैं तो इससे बेहतर और क्या है। और इसके बाद जो है मैं अब बताया था जो पिछली क्लासों में कि एक तीसरी बुक है जो है ये मनोहर एक जो बुक कहते हैं, प्राइवेट जो बुक है, प्राइवेट बुक जो है स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है मनोहर की। तो एक प्राइवेट बुक को भी मैं लेकर पढ़ा रहा हूँ, यानी एनसीईआरटी बुक और यूपी बोर्ड जो सरकारी बुक है, दो बुक तो मैं पढ़ा रहा हूँ। एक अपने बुक में स्वयं पढ़ा रहा हूँ प्राइवेट बुक हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, तमाम बच्चे ऐसे हैं, तमाम स्कूल वाले ऐसे हैं जो प्राइवेट बुकें लगाए हैं। तो ऐसे तमाम बच्चे हैं जो प्राइवेट बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो प्राइवेट बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनका कोई कंटेंट छूटने न पाए, सभी कंटेंट उनको मिल जाए, इसीलिए मैं एक बुक स्वयं मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इस बुक के अलावा यानी प्राइवेट बुक जो है ये जो मनोहर में पढ़ा रहा हूँ, इसी बुक के अलावा और एनसीईआरटी के अलावा और यूपी बोर्ड के अलावा, तीनों बुक के अलावा अगर कोई कंटेंट और आप किसी बुक्स पढ़ रहे हैं तो उस कंटेंट को जो है हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, उसका हम सलूशन यहाँ से जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो आइए जो है हम लोग अपने जो है सिलेबस पाते हैं। तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण को आज हम लोग जो है उसके बारे में पढ़ेंगे बुक के माध्यम से। और जैसे अपने बुक मिलाइए दो चरवाहे रैखिक समीकरण। अब विषय सूची मैं दिखा ही दिया हूँ। एक मिनट, एक क्वाड्रेंट ज्योमेट्रिक खुल गया है, हम लोग पढ़ना है क्या है, दो चरवाहे रैखिक समीकरण। ये दो चरवाहे रैखिक समीकरण देखिए, यहाँ पर अपनी बुक मिलाइए। ये दो चरवाहे रैखिक समीकरण है यही, तो इसी को हम लोग को पढ़ रहे हैं, यही पढ़ना है। तो आइए जो है हम लोग इसको पढ़ा जाए। तो ये दो चरवाहे रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले हम लोग एक चरवाहे रैखिक समीकरण पूरी तरह जान लिए हैं कि एक चरवाहे रैखिक समीकरण क्या है और एक चरवाहे रैखिक समीकरण सॉल्व कैसे किया जाए, सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उस क्लास को जो है एक बार दो बार और देखिए पिछले क्लासों को, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए हम लोग अब दो चरवाहे रैखिक समीकरण पढ़ते हैं। जैसे देखिए ये सब जो है एक चरवाहे रैखिक समीकरण बारे में बताया, जो पिछली क्लास में आप सब पढ़े हैं उसी के बारे में उसने जो है भूमिका के रूप में बताया है कि कैसे कैसे एक चरवाहे रैखिक समीकरण होता है, कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये सब एक चरवाहे रैखिक समीकरण बारे में बताया है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग दो चरवाहे रैखिक समीकरण के बारे में चल रहे हैं पढ़ने। अब जैसे देखिए अपनी बुक मिला लीजिए, अपने बुक मिलाइए। जैसे देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि आइए अब हम निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें। जैसे क्या कह रहा है, नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाजों ने
एक साथ मिलकर 176 रन बनाए, इस जानकारी को एक समीकरण के रूप में आप व्यक्त करिए। तो यहाँ जैसे देखिए, और उसके नीचे भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाए कि मेरी भी बुक पढ़ा रहे हैं सर, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे देखिए, और नीचे फिर क्या कह रहा है कि यहाँ आप यह देख सकते हैं कि दोनों बल्लेबाजों में से किसी एक भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन ज्ञात नहीं हैं, अर्थात यहाँ 2 अज्ञात राशियाँ हैं। आइए हम इन अज्ञात राशियों को x और y से प्रकट करते हैं। फिर इसको देख लीजिए, x और y से प्रकट करते हैं। इस तरह एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की संख्या जो है, आप इसको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों बल्लेबाजों में से किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन ज्ञात नहीं है, अर्थात यहाँ 2 अज्ञात राशियाँ हैं। आइए हम इन अज्ञात राशियों को x और y से प्रकट करें। इस तरह एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की संख्या x है, वो मान ले रहा है, और दूसरे बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की संख्या y है, मान ले रहा है। तब हम जानते हैं क्या कि चूँकि जो रन हमको पता नहीं है तो रन मान ले रहा है, एक बल्लेबाज के रन x, दूसरे बल्लेबाज के रन कितना y मान ले रहा है, और दोनों मिलकर कितना बनाए हैं, 176 रन बनाए हैं, 176 रन बनाए हैं। तो दोनों का इक्वल कितना होगा, 176। तो आइए जो है हम लोग इसी को हम पढ़ते हैं अपने माध्यम से। जैसे तो प्यारे बच्चे, आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए, अपनी बुक ओपन करके मिलाइए, जो है कि मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ अपनी बुक मिलाते रहे, ताकि आप लोग कोई कन्फ्यूजन न रहे। देखिए, जैसे यहाँ क्या कह रहा है, नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 2 भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाए। इस जानकारी को एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब जैसे देखिए, नागपुर में मैच हो रही थी, अंतर्राष्ट्रीय मैच किसके बीच हो रही थी, श्रीलंका और भारत के बीच मैच हो रही थी। तो उसमें वो कह रहा है कि भारत के 2 बल्लेबाज थे, कोई 2 बल्लेबाज थे, सपोज है जैसे सचिन को मान लीजिए या सचिन और सहवाग को मान लीजिए। आप लोगों के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं हम लोग, हमारे देश के सचिन और सहवाग जैसे 2 खिलाड़ी खेल रहे थे, और दोनों मिलकर के जैसे वो लोग 176 रन बनाए। लेकिन कौन कितना बनाया हमको मालूम नहीं है कि सचिन ने कितना रन बनाया और सहवाग ने कितना बनाया, लेकिन दोनों को मिला कर जो रन बनाए हैं 176 रन बनाए हैं। तो सपोज दैट जो सचिन है मान लीजिए कि x रन बनाए हैं, और सहवाग जैसे जो है y रन बनाए हैं। तो वो 2 लोग जो रन बनाए हैं, दोनों के रनों का योग कितना है, 176 है। यानी सचिन जितना बनाया है रन, उसकी संख्या कितनी है, x सपोज दैट, और सहवाग के रनों की संख्या कितनी है, y है, और इन्हीं का दोनों का योग कितने बराबर है, 176 बराबर है। इस तरह से 176 बराबर है। अब ये देखिए 2 चरवाहा रैखिक समीकरण है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए 2 वैल्यू अननोन है, जैसे दोनों खिलाड़ी मिलकर के रन बना रहे हैं, और दोनों खिलाड़ियों के रनों की संख्या पता नहीं है। 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, और दोनों के द्वारा जो बनाया गया रन है, एक लोग कितना रन बनाए हैं, इन रनों की संख्या हमको पता नहीं है। लेकिन ये हमको पता है कि दोनों मिलकर के 176 रन बनाए हैं। तो मैं पहले खिलाड़ी के रनों की संख्या x मान ले रहा हूँ, दूसरे खिलाड़ी की रनों की संख्या y मान ले रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x + y इक्वल टू कितना, 176 यानी 176, यानी दोनों का जो योगफल हुआ है तो वो 176 है। इस तरह से अब ये क्या है, 2 चरवाहा रैखिक समीकरण है। क्यों है 2 चरवाहा रैखिक समीकरण, क्योंकि ये ऐसा समीकरण है जिसमें 2 चर प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए 2 चर प्रयोग किया गया है नहीं है। जैसे पहला चर क्या है x, दूसरा चर क्या है y है।
दो चर प्रयोग किए गए और दोनों चरों की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है इसको चेक कर लीजिए। यस की पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखा गया तो 1 माना जाएगा, यानी यस पावर कितनी मैक्सिमम है, 1 है। उसी तरह वाई जो है, वाई की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है, 1 है। तो इसलिए क्या है, ये जो समीकरण है दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों है क्योंकि इसमें दो चर प्रयोग किए गए हैं और दोनों चरों की जो मैक्सिमम पावर है यानी मैक्सिमम घातें हैं, अधिकतम जो घातें हैं कितनी है, 1 है। इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये आप लोग को बुक के माध्यम से हम इसको कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं। आइए हम लोग और नीचे जैसे चलते हैं और जैसे देखिए अब दो चर वाला रैखिक समीकरण जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो चरों को हम प्रयोग करेंगे यानी वेरिएबल जो प्रयोग करेंगे, अमूमन हम लोग एक्स और वाई जो है वेरिएबल प्रयोग करते हैं। जनरली जो है यही सामान्यतः जो है यही वेरिएबल प्रयोग किया जाता है एक्स और वाई दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो लेकिन जो है आप एक्स और वाई के अलावा आप चाहे जो भी चर प्रयोग कर सकते हैं। ये कोई यहाँ ऐसा मतलब कि नहीं है कि आप और चर नहीं प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स वाई हम लोग जो है हमेशा प्रयोग करते हैं, ये आदत जैसे बन गई है, लोगों परंपराएं जैसे बना लिए हैं। तो एक्स वाई हमेशा जो है वेरिएबल प्रयोग करते हैं। आप और भी कोई वेरिएबल प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे आप जो है आपके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जो एग्जाम्पल दिया है उसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं चल रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ क्या एग्जाम्पल दिया है, जैसे क्या है 1.2 ईयर्स। जैसे इसको देखिए 1.2 ईयर्स 1.2 ईयर्स प्लस 3t इक्वल टू 5, यानी क्या दिया है ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ 1.2 ईयर्स प्लस 3t इक्वल टू 5। यहाँ जैसे देखिए, यहाँ प्यारे बच्चों जैसे देखिए यहाँ पहला वेरिएबल क्या है, यानी पहला चर क्या है, यस है। दूसरा चर क्या है, टी है। यानी एक्स वाई के अलावा हम लोग दूसरा भी चर ले रहे हैं, यस टी। इस तरह से कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि आप लोग जो है एक्स वाई जो चर हम लोग यहाँ लेते हैं अमूमन जनरली सामान्यतः, यानी एक जैसे परंपरा हम लोग बना लिए हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जब पढ़ेंगे तो एक्स और वाई हम लोग चर लेते हैं, या एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ते हैं तो वहाँ भी हम एक्स जैसे लेते हैं या वाई लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। तो आप ये जो एक्स वाई चर हैं इनके अलावा भी आप कोई भी चर प्रयोग कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर हम चर जो प्रयोग कर रहे हैं क्या, यस का, यहाँ चर जो प्रयोग कर रहे हैं टी का। अब देखिए क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, चेक करिए इसको, दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है। क्यों, देखिए इस समीकरण दो चर प्रयोग किए गए हैं। पहला चर जो प्रयोग किया गया क्या है, यस है, और दूसरा जो चर प्रयोग किया गया क्या है, टी है। दो चर प्रयोग किए गए हैं और कंडीशन दूसरी क्या होनी चाहिए कि जो चर प्रयोग किए गए हैं उनकी मैक्सिमम घातें कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जो पहला चर जो है यस है, यस की कुछ घात लिखी गई है, नहीं लिखी गई है। तो जब नहीं लिखी गई तो क्या होगा, इसकी घात 1, यानी इसकी अधिकतम घात क्या है, 1। उसी तरह टी है, टी पर कोई घात नहीं लिखी गई है तो हम क्या मान चलेंगे, इसकी घात कितनी है, 1 है। यानी टी का भी अधिकतम घात क्या है, 1 है। यानी दोनों चरों की जो है मैक्सिमम घातें कितनी है, 1 है। यानी दोनों जो वेरिएबल प्रयोग किए गए हैं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। इसलिए जो है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे और आप बुक में देखिए अपने बुक के माध्यम से, जैसे और एग्जाम्पल जैसे दिया है, क्या दिया है यहाँ पर p प्लस 4q इक्वल टू 7। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ p प्लस 4q इक्वल टू 7, इस तरह से। तो आप जैसे देखिए अब और चर क्या ले रहा है, पी क्यू भी। यानी कहने का यहाँ सेंस यहाँ बताने के ये है कि आप चाहे जो वेरिएबल प्रयोग कर सकते हैं, चाहे जो वेरिएबल, ऐसा ही नहीं है खाली एक्स और वाई ही वेरिएबल हम प्रयोग करते हैं। ये तो हम लोग जनरली प्रयोग करते हैं, आदत बना लिए हैं एक्स और वाई प्रयोग करने का। तो आप चाहे जो चर प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ हम लोग बताने का सेंस यही है। जैसे देखिए ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको चेक करिए। दो चर रैखिक समीकरण होने के लिए दो चर प्रयोग होना चाहिए, यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयोग किया गया हो। तो ये ऐसा समीकरण इसमें दो चर प्रयोग किया गया है। पहला चर क्या है, पी है, दूसरा चर क्या है, क्यू है। यानी पहला वेरिएबल पी, दूसरा वेरिएबल क्यू है। और क्या होना चाहिए फिर तब,
और जो दोनों जो चर प्रयोग किए गए हैं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? पीक मैक्सिमम पावर कितनी है? कुछ नहीं लिखा गया, पीक पावर कुछ नहीं लिखा गया है, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। इसी तरह क्यू की कोई पावर नहीं लिखी गई है, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। यानी दोनों जो वेरिएबल प्रयोग किए गए हैं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। यानी उनकी अधिकतम घातें कितनी है? 1 है। इसलिए क्या है? ये दो चर रैखिक समीकरण है। तो यहाँ हम लोग बताने का मतलब यही है, बताने का सेंस यही है, बताने का उद्देश्य हम लोग के यहाँ पर यही है कि x और y जो चर प्रयोग कर रहे हैं, इसके अलावा आप लोग चाहे और भी कोई आप वेरिएबल कोई चर प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से। और एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, जैसे देखिए, और जैसे दिया है एग्जांपल, ये दिया है पाई u प्लस 5v इक्वल टू 9। यानी जैसे दिया है पाई, ये पाई क्या है? ये कोफिशिएंट है, इसको घबराई मत। पाई u प्लस 5v इक्वल टू 9 इस तरह से दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहला वेरिएबल क्या है? u है, और दूसरा वेरिएबल क्या है? v है। पहला वेरिएबल u प्रयोग किया गया है, दूसरा वेरिएबल v। इसी तरह जो है आप चाहे जो वेरिएबल प्रयोग कर सकते हैं, s t p q u v, इस तरह जितने वेरिएबल हैं चाहे जो वेरिएबल आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ x और y ही प्रयोग करना है। ये चीज़ें आप लोग समझ में आ रही होंगी। तो जैसे देखिए, क्या दो चर रैखिक समीकरण है, तो दो चर रैखिक समीकरण होने के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन? कोई ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसमें दो चर प्रयोग किया गया हो। तो यहाँ देखिए, ये ऐसा समीकरण है जिसमें दो चर प्रयोग किया गया है। पहला चर क्या है? u, दूसरा चर क्या है? v। और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों? दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो दो चर प्रयोग किए गए हैं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब इसकी देखिए, पहला वेरिएबल कितना है? पहला वेरिएबल क्या है? u है। u की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है? कुछ पावर नहीं लिखी गई तो हम क्या मान चलेंगे? 1 है। यानी इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। इसी तरह दूसरा वेरिएबल जो है क्या है? v है। v की कोई पावर नहीं लिखी गई है तो हम क्या मान चलेंगे? इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो इसका सेंस क्या निकल के आया? जो दोनों वेरिएबल प्रयोग किए गए हैं दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। इसलिए क्या है? ये दो चर रैखिक समीकरण है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप अपने बुक मिलाइए। इसी तरह जैसे और एग्जाम्पल आपको बुक में दिया है, जैसे एग्जाम्पल दिया है क्या? ये दिया है 3 इक्वल टू, जैसे क्या कह रहा है? 3 इक्वल टू √2x माइनस 7y, इस तरह दिया है। आपकी एग्जाम्पल दिया है 3 इक्वल टू √2x माइनस 7y, इस तरह दिया है। आप को यहाँ उल्टा लग रहा हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी √2x माइनस 7y इक्वल टू 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ कौन सा वेरिएबल प्रयोग किया है? x और y। तो देखिए, क्या ये दो चर रैखिक समीकरण है? दो चर रैखिक समीकरण होने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ तो दो चर प्रयोग की होने चाहिए। दो चर प्रयोग किया गया है समीकरण में, यानी दो चर रैखिक समीकरण होने के लिए ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसमें दो चर प्रयोग किया गया है। दो चर यहाँ प्रयोग किया गया है। पहला चर क्या है? x, दूसरा चर क्या है? y है। और दोनों चरों की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यस, कुछ पावर यहाँ पर नहीं है तो इसकी पावर हम क्या मान चलेगा कि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। इसी तरह जो है y की यहाँ कुछ पावर नहीं लिखी गई है तो हम मान के चलेंगे कि y की पावर क्या है? 1 है। इसलिए y की भी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। यानी यहाँ पर जो दोनों चर प्रयोग किए गए हैं इनकी अधिकतम घातें कितनी है? 1 है। इसलिए जो है ये जो समीकरण है दो चर रैखिक समीकरण है। तो यहाँ ये सब जो एग्जाम्पल हम लोग अभी बताए हैं, एग्जाम्पल हम लोग बताने का यहाँ पर उद्देश्य यही है कि दो चर रैखिक समीकरण में आप x y के अलावा कोई भी और वेरिएबल प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ x और y ही हमको प्रयोग करना है। ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो गई होगी। जैसे आप लोग दिमाग बना रहता है ना कि दो चर प्रयोग, हम दो चर रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें सिर्फ वेरिएबल हम x और y ही सिर्फ मानेंगे और कोई वेरिएबल नहीं मानेंगे। ना, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है। x और y के अलावा आप जो है चाहे जो भी वेरिएबल आप प्रयोग कर सकते हैं।
ये सब एग्जाम्पल हम लोग बताने के उद्देश्य यही, जैसे आप पी क्यू भी वेरिएबल ले लीजिए, एस टी ले लीजिए, यू यू ले लीजिए, एक्स वाई लीजिए, ए बी सी लीजिए, इस तरह से चाहे जो भी वेरिएबल आप ले लीजिए, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए हम लोग जो है और आगे चलते हैं, फिर और आगे इसके चलते हैं। अपने बुक में लाइए, यहाँ क्या कह रहा है कि जैसे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उन्हें कंफ्यूज होने लगेंगे। जैसे क्या कह रहा है, क्या आप कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? आप क्या और उदाहरण दे सकते हैं? आप उदाहरण और दे लीजिए और कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए ना। जैसे देखिए, हम लोग जैसे ऐसे भी लिख ले रहे हैं, a + b = 5, इस तरह से भी। अब यहाँ जो वेरिएबल प्रयोग कर रहे हैं क्या है, a और b है। तो अब देखिए, क्या ये दो चरवार रैखिक समीकरण है? तो दो चरवार रैखिक समीकरण होने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऐसा समीकरण होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जिसमें दो चर प्रयोग किया गया हो। इसमें दो चर प्रयोग किया गया है और जो दोनों चर प्रयोग किए गए हैं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो। अब यहाँ पर देखिए, a की पावर कुछ नहीं लिखी गई है, तो एक पावर हम क्या मान चलेंगे, इसकी पावर कितनी है, 1 है। उसी तरह b की पावर कुछ नहीं लिखी गई, तो हम b की पावर क्या मान चलेंगे, b की पावर क्या है, 1 है। इसलिए इस समीकरण जो दो चर प्रयोग किए गए हैं a और b, इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, और दो चर प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये समीकरण जो है क्या है, दो चरवार रैखिक समीकरण है। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे जो भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे c 2c + 4d = 9, इस तरह से 2c + 4d = 9, इस तरह से। ये भी क्या वेरिएबल है, इसमें कौन कौन से वेरिएबल प्रयोग करेंगे, c और d। तो कहने के सेंस यहाँ पर क्या, आप x और y के अलावा चाहे जितने भी वेरिएबल प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, क्या ये दो चरवार रैखिक समीकरण है। ये इसको मैं बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग दिमाग में फिट हो जाए दो चरवार रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। अभी तमाम बच्चों को मैं पूछ रहा हूँ दो चरवार रैखिक समीकरण क्या है, तो बता नहीं पाते हैं। सॉल्व करना मान लीजिए उनको आता है, लेकिन दो चरवार रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है, ये चीज़ नहीं बता पाते हैं हम लोग। तो जैसे देखिए, यहाँ पर जो दो चर प्रयोग किए गए हैं c और d है, यानी ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसमें दो चर प्रयोग किए गए हों। यहाँ दो चर प्रयोग किए गए, दो चर जो है c और d है, और इन दोनों चरों की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। c को कुछ पावर नहीं दिया गया है, तो इसकी मैक्सिमम पावर हम क्या मान चलेंगे, 1। d कुछ पावर नहीं दिया गया है, इसकी मैक्सिमम पावर हम क्या मान चलेंगे, 1। इसलिए ये समीकरण में दो चर प्रयोग किया गया है, दोनों चरों की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, और इसलिए ये समीकरण जो है दो चरवार रैखिक समीकरण है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ पर निष्कर्ष ये निकला कि दो चरवार रैखिक समीकरण जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर x और y ही वेरिएबल हम नहीं प्रयोग करेंगे, यानी x और y ही वेरिएबल नहीं प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है x और y, ऐसा नहीं सिर्फ x और y ही वेरिएबल हम प्रयोग करें, यानी x और y ही चर प्रयोग करें, ऐसा नहीं है। आप चाहे जो भी चर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे जो, इस लेके से जेड तक चाहे जो वेरिएबल। इसी तरह से जैसे हिंदी के जो वर्णमाला अक्षर हैं, जैसे क्या क ख, इस तरह से भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क ख, और उसके पास जैसे प फ, इस तरह से चाहे जो आप चाहे हिंदी की वर्णमाला आप ले सकते हैं, चाहे इंग्लिश की वर्णमाला के लेटर को ले सकते हैं, चाहे जो, खाली वहाँ पर दो वेरिएबल हो, ऐसा नहीं सिर्फ खाली x और y के अलावा चाहे जो भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। चाहे आप इंग्लिश की वर्णमाला ले लीजिए, चाहे हिंदी की वर्णमाला, चाहे जो अक्षर आप ले लीजिए, चाहे जो लेटर लीजिए, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए हम लोग जो है और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए,
जैसे देखिए आप बुक मिलाइए, मैं आप बुक के माध्यम से ही चल रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि हम लोग कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, क्या और कुछ उदाहरण दे सकते हैं? उधर एग्जाम्पल हम लोग दिए। ध्यान दीजिए कि आप इन समीकरणों को क्रमशः 1.2s + 3t - 5 = 0 लिख सकते हैं। यानी जो इक्वल टू उधर जो हम कांस्टेंट लिखे थे उसको हम इक्वल टू इधर यानी बाएं साइड लिख सकते हैं, और दाहिने साइड क्या लिख सकते हैं? 0, इस तरह से। तो जैसे देखिए, जैसे यही समीकरण है, जैसे यह a + b है, a + b = 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? -5, इधर 0 हो जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे, ट्रांसपोज कर ले रहे हैं इस तरह से। इसी तरह आप बुक में और जैसे दिए हैं 1.2s और +3t = कितना था? 5 था। अब इसको हम जो है पक्षांतर करके हम इधर लिख सकते हैं। जैसे क्या 1.2s + 3t, इधर प्लस साइन साथ है यहाँ, यानी +5 है, इधर है क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैं बताया हूँ पिछली क्लास में, = 0, इस तरह से। यानी इस फॉर्म हम लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे आप कि अब ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, अब यहीं जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है, यहीं से जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आ रही है? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड हम इक्वेशन पढ़ेंगे। यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन किसे कहते हैं? यानी जैसे देखिए, जैसे अब इसको हम जैसे सपोज दैट इसको अगर हम a मान लें, कोएफिशिएंट को a मान लें, यहाँ जैसे कोएफिशिएंट मतलब गुणांक है, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, s जो है वेरिएबल है, वेरिएबल साथ जिस संख्या गुणा किया गया है उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ कोएफिशिएंट, गुणांक कहेंगे। अब जैसे देखिए इसको a मान लें, और जैसे ये क्या है? यस है। तो आप यस न लेकर के अगर कोई हम जो है जैसे एक्स वेरिएबल प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आप लोग जनरली हम लोग एक्स ही प्रयोग करते हैं ना, आदत जैसे बना ली है, परंपरा बना ली है। अगर ये वेरिएबल हम एक्स ले लें, इसी तरह जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? 3 है, तो 3 को हम b मान लें, अगर कोएफिशिएंट को b मान लें, और t को जो है हम वेरिएबल y मान लें, और ये जो c है इसको, ये कांस्टेंट है, इसको हम खाली क्या मान लें? +c मान लें, = 0। तो यहीं से जो है हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ से हम अब पढ़ना क्या चाह रहे हैं कि जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, यानी जनरल इक्वेशन होता है, यानी व्यापक जो समीकरण होता है, वो किस रूप में होता है, उसी को हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, आइए, जैसे देखिए ax + by + c = 0, ये क्या है? दो चरवाहे रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यानी व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसी तरह जो है ये मेन जो है इक्वेशन है, ये मतलब जनरल जो है इक्वेशन है, यानी व्यापक समीकरण है, इस तरह से। अब इसी रूप में समीकरण को जो है हम कंपैरिजन करके वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे आगे जो है क्वेश्चन में। तो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? इसको मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। ax + by + c = 0, ये क्या है? दो चरवाहे रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन, व्यापक समीकरण, दो चरवाहे रैखिक समीकरण, व्यापक समीकरण। जैसे अभी हम लोग तमाम एग्जाम्पल के माध्यम पढ़ रहे थे ना, तो उसको हम लोग जो है अब एक व्यापक समीकरण रूप हम बना लिए हैं इस तरह से। अब यहाँ पे ये क्या है? ये x का कोएफिशिएंट है, यानी x का गुणांक, b क्या है? y का गुणांक है, c क्या है? आप कांस्टेंट है, = 0, इस तरह से। फिर से ध्यान समझिए, ax + by + c = 0, ये क्या है? दो चरवाहे रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण मतलब कि एक समझ लिया कि मेन पैटर्न, जैसे दो चरवाहे रैखिक समीकरण का मेन पैटर्न यही है, ax + by + c = 0। अब इसी पर जो है, इसी पर आधारित हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी इक्वेशन पर आधारित
हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जो भी एग्जाम्पल हो जाए, चाहे जो भी क्वेश्चन हो यानी प्रश्न हो, सब जो है इसी फार्म पर रहेंगे। और नहीं इस फार्म रहेंगे, इसी फार्म पर हम कंपेरिजन करके इस फार्म बनाएंगे। इसी फार्म बना करके कंपेरिजन करके एक वैल्यू निकालेंगे, बी वैल्यू निकालेंगे, सी वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ ज़रूर आया होगा। तो अब मैं आज जो है अब यहीं तक रख रहा हूँ। आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए। जो भी कुछ कंटेंट न समझ में आ रहा हो उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आप लोगों से मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से आप लोग बताइए, हम जब पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स जरूर बताइए कि समझ नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आप लोगों को समझाने जरूर प्रयास करेंगे, किसी न किसी तरह जरूर समझाएंगे। लेकिन मैं ये विश्वास दिला आप लोग समझाएंगे ज़रूर। हम कैसे समझ नहीं आएगा इसकी गारंटी हमारे ऊपर है। आप हमसे जुड़िए, हम ज़रूर समझाएंगे, कैसे नहीं समझ में आएगा। तो सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग भी जो है हमारे कंटेंट को एनालिसिस करिए। आप देखेंगे किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है इस तरह से कंटेंट नहीं प्रोवाइड हो रहा होगा। अभी हम लोग बहुत बेहतर से बेहतर यहाँ कंटेंट देंगे। अभी जो है मैथ क्लास चल रही है, हम आगे जो है और भी क्लासें हम लगाएंगे और भी सब्जेक्ट की। और हिंदी मीडियम क्लास चल रही, जल्द हम जो है इंग्लिश मीडियम ही क्लास शुरू कर रहे हैं 1-2 दिन के अंदर। तो आज फिर मैं यहीं तक रख रहा हूँ, आगे फिर कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू सो मच।